बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक है साइलो थ्योरम्स। फर्स्ट साइलो थ्योरम में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जितने फाइनाइट ग्रुप हैं उनके कम से कम एक साइलोपीस ग्रुप एग्जिस्ट होगा। सेकंड साइलो थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अगर किसी भी ग्रुप के दो साइलोपीस ग्रुप हों तो वो ज़रूर आपस में कंजुगेट होंगे। लेट जी बी ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। हम एक ग्रुप लेते हैं जी जिसका ऑर्डर n के बराबर है। h और k इसके दो साइलोपीस सब ग्रुप्स हैं। हमने ये साबित करना है कि h और k आपस में क्या हैं, कंजुगेट हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि h और k का ऑर्डर हम p पावर अल्फा के बराबर लेते हैं। देन बाय डेफिनेशन ऑफ साइलोपीस सब ग्रुप p डिवाइड्स n। ये बेसिकली हमारे पास लैग्रांज थ्योरम है कि जितने भी सब ग्रुप हैं वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे। h और k जो हैं वो जी के साइलोपीस सब ग्रुप हैं, बेसिकली सब ग्रुप हैं, इसलिए वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे। सो p अल्फा डिवाइड्स n, दैट इज p अल्फा डिवाइड्स n। p अल्फा जो है वो n को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं बाई वन ऑफ नंबर थ्योरी रिजल्ट n इज इक्वल टू p alpha dot m, where m belongs to z of integer और p m जो है ये आपस में रिलेटिवली प्राइम होगा। इनका GCD 1 के बराबर आएगा। ये क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास h जो है और k ये दोनों साइलोपीस सब ग्रुप हैं, इसलिए हमारे पास p और m आपस में क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे। इनके दरमियान जो होगा p यानी m को डिवाइड नहीं करेगा। अदरवाइज अगर पी एम को डिवाइड करेगा तो हमारे पास फिर पी पावर अल्फ़ा जो होगी वो हाईएस्ट पावर नहीं होगी जो कि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगी, और वो फिर साइलो पी सब ग्रुप नहीं बनेगा। इसलिए साइलो पी सब ग्रुप के लिए ज़रूरी है कि पी जो हो फिर वो एम के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। सही। अच्छा, एन इज इक्वल टू पी पावर अल्फ़ा डॉट एम से हम ये इम्प्लाइज कर सकते हैं कि m इज इक्वल टू n डिवाइड बाई पी अल्फ़ा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं क्योंकि हम इसको आगे जाके यूज़ करेंगे। अच्छा, नाउ वी नो दैट फॉर एनी टू सब ग्रुप h and k of G, the set h a k which is equal to h a k where h belongs to h, k belongs to k is called a double coset of h and k in G modulo hk determined by A। जैसा कि हम लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बारे में पढ़ते हैं, ये डबल कोसेट जो है ये भी उसी टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं। ये ग्रुप थ्योरी का जो आपने कोर्स पढ़ा है तो ये वहाँ डबल कोसेट वहाँ डिस्कस हो चुका है। सही। जस्ट एज लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ सब ग्रुप्स in a group makes partition of group G, similarly the class of double coset form a partition of group G। जैसा कि हम जानते हैं कि लेफ्ट या राइट कोसेट जो होता है वो ग्रुप G की पार्टीशन करता है। पार्टीशन का मतलब ये है कि वो ग्रुप को यानी सब पार्ट में डिवाइड करता है। अगर हम उनका यूनियन ले लें तो ग्रुप G बन जाता है और उनका आपस में इंटरसेक्शन जो होता है वो MD सेट होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से डबल कोसेट जो होती हैं वो भी ग्रुप की पार्टीशन करती हैं। देयरफॉर वी हैव, हम इसको फिर लिख सकते हैं G इज इक्वल टू यूनियन I स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू R HAI इंटू K। ये इसका मतलब ये है कि अगर हम इन डबल कोसेट्स को का यूनियन ले लें तो ये हमारे पास ग्रुप G के बराबर आएगा। ये पार्टीशन की डिफिनीशन है। सही। नाउ यूजिंग द रिजल्ट वी स्टेट दैट लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, H एंड ये एंड का सिंबल है, एंड के भी सब ग्रुप ऑफ G ऑफ ऑर्डर m एंड L एंड m रिस्पेक्टिवली। हम एक यानी प्रीवियस स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। ये बेसिकली आपने ग्रुप थ्योरी में ये रिजल्ट वहाँ उस टॉपिक से यानी उस कोर्स में हमने पढ़ा है। बुक का मैंने पेज भी मेंशन कर दिया है कि पेज 142 पे जो है ये रिजल्ट यानी सॉल्व हो चुका है। ये थ्योरम की शक्ल में ये प्रूफ हो चुका है। हमारे पास ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, उसके दो सब ग्रुप हैं h और k। h का ऑर्डर l के बराबर है और k का ऑर्डर m के बराबर है। देन
n is equal to L dot m divided by Q1 plus L m divided by Q2 plus up to so on L dot m divided by QR. इन शॉर्ट हम इसको समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. I starts from 1 up to R L dot m divided by QI, where QI this is the order of intersection of H EI की EI inverse. in those सेट्स की इंटरसेक्शन का ऑर्डर है QAI, where I starts from 1 to up to R. ये रिज़ल्ट जो है ये पहले साल हो चुका है, इसलिए हम इसको दोबारा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर. नाउ सिंस ऑर्डर ऑफ G ये n के बराबर है, ऑर्डर ऑफ H जो है वो P अल्फ़ा है, ऑर्डर ऑफ K P अल्फ़ा के बराबर है. सो यूजिंग ये बोथ स्टेटेड रिज़ल्ट वी हैव, अब हमने जो ऊपर रिज़ल्ट डिस्कस किया है इसको यूज़ करेंगे. G का ऑर्डर n के बराबर है, L की जगह P पावर अल्फ़ा है, M की जगह P पावर अल्फ़ा है, और QI जो है वो हमारे पास बेसिकली इंटरसेक्शन H और AI की AI इनवर्स का की इंटरसेक्शन का ऑर्डर है. where QAI this is equal to order of H intersection AI की AI इनवर्स. अच्छा, अब हम इस समेशन को P अल्फ़ा पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा n डिवाइड बाई P अल्फ़ा. आपने दोनों साइड को P अल्फ़ा से डिवाइड करना है, तो राइट साइड को भी P अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे, तो 1 डिवाइड बाई P अल्फ़ा इंटू समेशन I स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू R P अल्फ़ा डॉट P अल्फ़ा डिवाइड बाई QI. एक P अल्फ़ा जो है वो न्यूमरेटर में जो P अल्फ़ा है इसके साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा समेशन I स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू R P अल्फ़ा डिवाइड बाई QI. यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 जो हमने ऊपर मेंशन किया था तो उसको यूज़ करेंगे, तो n डिवाइड बाई P अल्फ़ा हमारे पास m के बराबर है. m इज़ इक्वल टू समेशन I स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू R P अल्फ़ा डिवाइड बाई QI. या इसको हम अगर दोबारा समेशन को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा m इज़ इक्वल टू P अल्फ़ा डिवाइड बाई Q1 प्लस P अल्फ़ा डिवाइड बाई Q2 प्लस सो ऑन P अल्फ़ा डिवाइड बाई QR. इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं. नाउ H एंड K आर साइड ऑफ P सब ग्रुप, ये गिवन है H और K हमने साइड ऑफ P सब ग्रुप लिए हैं, सो क्लियरली दे आर P ग्रुप्स. हमारे पास ये रिजल्ट है जितने भी साइड ऑफ P सब ग्रुप होते हैं वो इटसेल्फ वो P ग्रुप होते हैं. क्यों? क्योंकि साइड ऑफ P सब ग्रुप का ऑर्डर जो होता है वो P पावर अल्फ़ा की फॉर्म का होता है, और P की पावर अल्फ़ा जो होती है ये हाईएस्ट पावर होती है. और जैसा कि हमें मालूम है कि जितने भी P ग्रुप हैं वो भी P की पावर की फॉर्म के होते हैं, इसलिए हर साइड ऑफ P सब ग्रुप जो होता है वो इटसेल्फ P ग्रुप भी होता है. तो हमारे पास H और K जो हैं दोनों P ग्रुप्स हैं. Therefore AI की AI इनवर्स इज आल्सो ए P ग्रुप. ये K जो है बेसिकली ये कैपिटल K है, और ये हमारे पास की P ग्रुप इसलिए बनता है, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ये मैं आपको एज असाइनमेंट दे देता हूँ, आपने इसको सॉल्व करना है. एंड हिंस QI being the order of intersection of P groups is a power of P. हमारे पास QI जो है बेसिकली वो दो P ग्रुप्स की इंटरसेक्शन का ऑर्डर है, तो ज़रूर जो होगा QI का जो ऑर्डर आएगा QI बराबर आएगा वो P की पावर के बराबर आएगा. P पावर समथिंग होगा, P पावर 1 हो सकता है, P पावर 2 हो सकता है. हमारे पास जितने भी QI हैं ये सारे के सारे P की पावर के फॉर्म के होंगे. So that each term on the right hand side of equation 2 is either a multiple of P or is equal to 1. यहाँ पर हम ये कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 जो है, इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे पास, इसमें हमारे पास या तो हर टर्म P की मल्टीपल की फॉर्म में होगी या 1 के बराबर आएगी. ये इसलिए है क्योंकि हमारे पास ऊपर P पावर अल्फ़ा है जो कि H का या K का ऑर्डर है, नीचे जो है डिनोमिनेटर में Q1 है, Q2 है, अप टू QR है. Q1 जो है बेसिकली वो दो P ग्रुप्स की इंटरसेक्शन है, लेकिन आप जानते हैं कि उस इंटरसेक्शन में एक H है, दूसरा AI की AI इनवर्स है.
तो जैसा कि इंटरसेक्शन का आर्डर जो होता है वो हमेशा यानी ए इंटरसेक्शन बी का आर्डर ए के आर्डर से भी कम होगा और बी के आर्डर से भी कम होगा, इसलिए हमारे पास जो Q1 का आर्डर है वो P पावर अल्फ़ा से कम आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि उसके बराबर आ जाए। ए इंटरसेक्शन बी जो होता है इसका आर्डर ज़्यादा से ज़्यादा ए के बराबर आ सकता है या बी के बराबर आ सकता है। जब ए और बी दोनों एक ही सेट हों, उनके इंटरसेक्शन में यानी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो उस केस में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आर्डर जो है वो हमारे पास ए के आर्डर के भी बराबर आ सकता है और बी के आर्डर के बराबर आ सकता है। ये पार्टिकल और हमेशा हमारे पास इंटरसेक्शन का जो आर्डर होता है वो तो हम मुश्तरक एलिमेंट दोनों सेट में देखते हैं, तो इंटरसेक्शन का आर्डर हमेशा इंडिविजुअल सेट से कम होता है। इसलिए हमारे पास जो P पावर अल्फ़ा है ये H का आर्डर है और नीचे जो Q1 है वो बेसिकली H इंटरसेक्शन AI के AI इन्वर्स का आर्डर है, इंटरसेक्शन का आर्डर है। इसलिए जो डिनोमिनेटर में आपको QI नज़र आ रहे हैं, इनके जो वैल्यूज़ होंगी वो P पावर अल्फ़ा से यानी कम होंगी P की पावर की फॉर्म की, लेकिन P पावर अल्फ़ा से कम होंगी। अच्छा, जैसे कि Q1 की वैल्यू अगर हम इसको P पावर अल्फ़ा से कम लेते हैं तो लेट्स सपोज अल्फ़ा बेसिकली कोई हमारे पास कंप्लीट नंबर है 10 है, लेट्स सपोज अल्फ़ा 10 है, तो न्यूमरेटर में अगर पहली वैल्यू P10 डिवाइड बाई नीचे भी P की पावर की फॉर्म का है, लेकिन P पावर 10 से यानी ज़्यादा से ज़्यादा P पावर 10 हो सकता है, वैसे P पावर 9 आ सकता है, P पावर 10 से कम आएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ऊपर P पावर 10 होगा और नीचे जो होगा P पावर 9 होगा या P पावर 8 होगा या P पावर 7 होगा, तो P पावर 10 को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ टर्म यानी P की पावर ऊपर रह जाएगी। अगर हमारे पास ऊपर P पावर 10 है, नीचे P पावर 7 है, P पावर 7 10 के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा और P पावर 3 आ जाएगा। इसी तरीके से हर टर्म में हमारे पास एक P आपको नज़र आएगा, यानी ऊपर न्यूमरेटर में हर सम जो है उसमें P पावर समथिंग आपको नज़र आएगी। अच्छा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि हमारे पास दोनों जो हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी P पावर अल्फ़ा हो और न्यूमरेटर में भी P पावर अल्फ़ा और दोनों आपस में कैंसिल हो के आपको 1 दे दे। तो यही बात हम यहाँ पर करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में आपकी हर टर्म जो होगी या तो P की मल्टीपल होगी, P की पावर होगी, या आपके पास 1 आ सकता है। सिंस P एंड M दिस इज इक्वल टू 1, ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सो P डज नॉट डिवाइड M, अगर इनमें मुश्तरक यानी 1 है तो इसका मतलब P M को तकसीम नहीं करेगा, दैट इज P डज नॉट डिवाइड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है, इक्वेशन नंबर 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है ये M के बराबर है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 2 की वो P से डिवाइड नहीं होती, क्यों? क्योंकि हमारे पास M और P आपस में रिलेटिवली प्राइम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड किसी भी इक्वेशन की किसी ख़ास प्राइम से डिवाइड नहीं हो रही तो राइट हैंड साइड भी उस प्राइम से डिवाइड नहीं होगी। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है ये अगर P ये भी P से डिवाइड नहीं होगी। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इस राइट हैंड साइड के हर टर्म में आपको P ही नज़र आएगा या P के मल्टीपल नज़र आएंगे, P पावर 3 होगा हर टर्म में, जितने भी सम हैं हर टर्म में आपको P नज़र आएगा। तो अगर P हर टर्म में आपको नज़र आता है तो वो P कॉमन कर लें, फिर तो राइट हैंड साइड P से डिवाइड होगी और लेफ्ट हैंड साइड P से वो कह रहा है डिवाइड नहीं हो रही, तो फिर तो हमारे पास कंट्राडिक्शन आएगी। इसलिए हमारे पास राइट साइड पे एक टर्म जो होगी वो ज़रूर 1 के बराबर आएगी, तब जाके लेफ्ट हैंड साइड भी P से डिवाइड नहीं होती, राइट हैंड साइड भी 1 आएगा और 1 जो होगा फिर वो उस प्राइम नंबर से, यानी पहला प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, 1 अगर यानी राइट साइड पे 1 आ जाए 1 प्लस बाकी टर्म्स P हों तो फिर हमारे पास वो टर्म जो होगी वो P से डिवाइड नहीं होगी। इसलिए हमारे पास राइट हैंड साइड पे एक टर्म ज़रूर 1 के बराबर आना चाहिए। सो एटलीस्ट 1 P अल्फ़ा डिवाइड बाई QI दिस इज इक्वल टू 1। वो कह रहा है कि हमारे पास कम से कम एक टर्म जो होगी P अल्फ़ा डिवाइड बाई QI ये 1 के बराबर होना चाहिए फॉर I इज इक्वल टू 1 2 अप टू R। इन
यानी आई 1 से लेकर आर तक कम से कम एक टर्म जो होगी इसको 1 के बराबर आना चाहिए। तो हम सपोज कर रहे हैं कि जो पहली टर्म है ये 1 के बराबर है, पी डिवाइड बाई पी अल्फ़ा डिवाइड बाई Q1 ये 1 के बराबर है। अगर ये 1 के बराबर है दिस इम्प्लाइज दैट पी अल्फ़ा इज इक्वल टू Q1। पी अल्फ़ा जो है मेरे पास Q1 के बराबर आ जाएगा। सो Q1 क्या है? Q1 तो बेसिकली H इंटरसेक्शन A1 के A1 इनवर्स का ऑर्डर है। तो हमारे पास यानी ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन A1 के A1 इनवर्स दिस इज इक्वल टू Q1 और ये पी अल्फ़ा के बराबर आ जाएगा। नाउ H इंटरसेक्शन A1 के A1 इनवर्स दिस इज सबसेट ऑफ H। इंटरसेक्शन जो होता है दो सेट का इंटरसेक्शन वो इनके इंडिविजुअल हर सेट का सबसेट होता है। A इंटरसेक्शन B ये ऑलवेज दिस इज द सबसेट ऑफ A एंड आल्सो द सबसेट ऑफ B। तो H इंटरसेक्शन A1 की A1 इनवर्स ये H का भी सबसेट, ये H का सबसेट आ रहा है ऑफ ऑर्डर पी अल्फ़ा और H का ऑर्डर हमने शुरू स्टार्ट से पी अल्फ़ा सपोज किया है विच इज़ आल्सो द ऑर्डर ऑफ H। इसकी H इंटरसेक्शन A1 की A1 इनवर्स का ऑर्डर पी पावर अल्फ़ा अभी हमने साबित किया ऊपर लाइन में कि इसका ऑर्डर पी पावर अल्फ़ा आ रहा है और H का ऑर्डर तो हम शुरू से हम ये सपोज कर रहे हैं कि H का ऑर्डर पी पावर अल्फ़ा है। तो उस सबसेट का ऑर्डर और उसका उस सेट का ऑर्डर आपस में बराबर आ रहे हैं। अगर आपके पास दो सेट हैं A और B दो सेट हैं और A जो है B का सबसेट है और दोनों के ऑर्डर सेम हैं, इसका मतलब है ये दोनों सेट आपस में बराबर हैं। इफ़ A is subset of B and order of A, number of elements in A is equal to number of elements in B, this implies that A is equal to B। तो हमारे पास ये दोनों सेट आपस में बराबर आ जाएंगे, इसलिए हम we can write H is equal to H intersection A1 के A1 इनवर्स, हम इसको बराबर लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और रिजल्ट हम यूज़ करते हैं इफ़ A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। अगर आपके पास A जो है A इंटरसेक्शन B के बराबर हो, इसका मतलब है कि A दिस इज सबसेट ऑफ B, A जो होगा वो B का सबसेट आएगा। अगर हमारे पास दो सेट के इंटरसेक्शन A और B के इंटरसेक्शन इनमें से A के बराबर आ जाए तो आपके पास A जो होगा वो B का सबसेट आएगा। तो हम ये रिजल्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट H दिस इज द सबसेट ऑफ A1 के A1 इनवर्स, बट A1 के A1 इनवर्स एंड H आर ऑफ सेम ऑर्डर। ये दोनों इनके ऑर्डर सेम हैं। क्यों सेम है? इसलिए सेम है क्योंकि हमारे पास H का ऑर्डर पी अल्फ़ा है और K का ऑर्डर भी पी अल्फ़ा है। ये दोनों हमने साइलोपी सबग्रुप कंसिडर किए थे और A1 के A1 इनवर्स इसका ऑर्डर भी पी पावर अल्फ़ा आएगा क्योंकि हमने पहले एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर H G का सबग्रुप हो तो उसके जो लेफ्ट कोसेट है GH इसका ऑर्डर बराबर होता है H के ऑर्डर उसके लेफ्ट कोसेट के बराबर होता है। इसी तरीके से राइट कोसेट का ऑर्डर भी हमारे पास H के बराबर होता है। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों कोसेट हम यूज़ करें A1 की A1 इनवर्स, इसका ऑर्डर भी हमारे पास K के बराबर आएगा। तो K का ऑर्डर पी पावर अल्फ़ा है, H का ऑर्डर भी पी पावर अल्फ़ा है, दोनों के ऑर्डर सेम हैं। H जो है वो सबसेट है A1 के A1 इनवर्स का सबसेट है, लेकिन दोनों में एलिमेंट्स की तादाद बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये H जो होगा ये बराबर आएगा A1 के A1 इनवर्स, और K और H जो है हमने इनको कंजुगेट साबित करना था और यही रिजल्ट हमारे पास एट द एंड आ गया है। H और K जो है ये आपस में कंजुगेट है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे। हमारे पास थ्योरम है प्रूव दैट ए फाइनाइट ग्रुप G हैज़ ए यूनिक साइलोपी सबग्रुप if and only if it is normal in G। अच्छा, हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप G है। साइलो थ्योरम में जितने भी हम ग्रुप कंसिडर करेंगे वो फाइनाइट ग्रुप होंगे। हमारे पास G एक फाइनाइट ग्रुप है, वो कह रहे हैं कि इसका साइलोपी सबग्रुप यूनिक होगा अगर ये साइलोपी सबग्रुप G में नॉर्मल हो। इसका कन्वर्स भी हमने साबित करना है कि अगर हम एक G का एक साइलोपी सबग्रुप लेते हैं और वो G में नॉर्मल होता, अगर नॉर्मल हो तो फिर ये साइलोपी सबग्रुप जो होगा ये यूनिक होगा। अच्छा, हम पहले सपोज कर रहे हैं कि H जो है वो G का यूनिक साइलोपी सबग्रुप है। अब हमने ये साबित करना है कि H जो है वो G में नॉर्मल है। वी प्रूव दैट H इज नॉर्मल इन G।
Now we know that if H is a Sylow P subgroup of G, then GH G inverse is also a Sylow P subgroup of G. इसको हम एक तो GH G इनवर्स और H में दोनों में एलिमेंट्स की तादाद बराबर आएगी। अगर H में हमारे पास P पावर अल्फ़ा एलिमेंट हैं तो GH G इनवर्स में भी हमारे पास एलिमेंट जो होंगे वो P पावर अल्फ़ा आएंगे। बाकी जो है GH G इनवर्स को सबग्रुप साबित करना, ये आपको एज असाइनमेंट दे देता हूँ। और इसी तरीके से GH G इनवर्स के एलिमेंट जो हैं ये भी मेरे पास, इसका हर एलिमेंट जो होगा वो P की पावर के फॉर्म का होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास GH G इनवर्स जो होगा वो G का साइलो P सबग्रुप बनता है। बट G हैज़ ए यूनिक साइलो P सबग्रुप। जैसा कि हमारी सपोजिशन ये है कि G का जो साइलो P सबग्रुप होगा वो यूनिक होगा। यहाँ पर तो हमारे पास G के दो साइलो P सबग्रुप आ गए हैं, एक H आ गया है, दूसरा GH G इनवर्स आ गए। अगर ये हम हाइपोथेसिस को यानी यूज़ करते हैं तो हमारे पास H बराबर आएगा GH G इनवर्स। ये G जो है ये कैपिटल G का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, ये हम इसको यानी चेंज कर सकते हैं। यदि ये इसका मतलब ये है कि ये रिज़ल्ट हमारे पास हर G के लिए सेटिस्फाई होगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं H इज इक्वल टू GH G इनवर्स फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। सो वी कैन से दैट H इज़ नॉर्मल इन G। ये तो नॉर्मल की डिफिनीशन है कि अगर आपके पास H बराबर आ जाए GH G इनवर्स फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, तो हम इस रिजल्ट से हम ये नतीजा निकालते हैं कि हमारे पास H जो है वो G में नॉर्मल है। अब हम कन्वर्सली ये सपोज करते हैं कि H जो है वो G में नॉर्मल है, यानी H जो है वो G का नॉर्मल साइलो P सब ग्रुप है। हमने ये शो करना है कि H जो है वो यूनिक है। ये तो हम क्या करते हैं कि लेट अस सपोज दैट K इज एन अदर नॉर्मल साइलो P सब ग्रुप ऑफ G। K को एक और साइलो P नॉर्मल साइलो P सब ग्रुप सपोज करते हैं। नाउ बाय सेकंड साइलो थ्योरम, अभी हमने सेकंड साइलो थ्योरम साबित किया है कि एनी टू साइलो P सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप आर कंजुगेट। किसी भी ग्रुप के अगर दो साइलो P सब ग्रुप हों तो वो आपस में कंजुगेट होते हैं। देयरफॉर by using definition of conjugate, H is equal to A K A inverse। हमारे पास ग्रुप G में एक एलिमेंट A ऐसा होगा such that H is equal to A K A inverse। अच्छा, जैसे कि हमने H K को G में नॉर्मल सपोज किया है तो हम फिर इस नॉर्मल की डिफिनीशन को यूज़ करते हुए ये लिख सकते हैं कि A K is equal to K A for all A belongs to G। या इन पार्टिकुलर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, K इज इक्वल टू A इनवर्स K A। अब हम क्या करते हैं, K की वैल्यू इसी तरीके से H भी G में नॉर्मल है तो A H इज इक्वल टू H A और ऑल A बिलोंग्स टू G। या हम इसको लिख सकते हैं A H A इनवर्स दिस इज इक्वल टू H। हमने सो A इनवर्स इंटू H की वैल्यू मैंने पुट कर दी H A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू K A इनवर्स A आपस में सिंप्लीफाई हो गया, आइडेंटिटी आ जाएगी डॉट H और A इनवर्स और A राइट साइड पे भी ये सिंप्लीफाई हो गया, इससे आइडेंटिटी आ जाएगी तो आपके पास H इज इक्वल टू K आ जाएगी। हमने दो साइलो P सब ग्रुप कंसिडर किए थे लेकिन दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर नॉर्मल हो साइलो P सब ग्रुप G में नॉर्मल हो तो फिर वो यूनिक होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसके बाद क्रॉलरी है, लेकिन क्रॉलरी को डिस्कस करने से पहले ये डिफिनीशन डिस्कस करना ज़रूरी है। इस डिफिनीशन में हम कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप को डिफाइन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऐसा सब ग्रुप होता है कि नहीं, एक सब ग्रुप मैं ले रहा हूँ H G, लेट H बी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। इस H को हम G का कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप कहेंगे अगर जितने भी हमारे पास ग्रुप G से G तक ऑटोमॉर्फिज्म हो। ऑटोमॉर्फिज्म फंक्शन होता है G से G तक, अगर ये फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म भी हो तो फिर हम ऐसे फंक्शन को ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। अब H जो है G का एक सब ग्रुप है
तो अगर फंक्शन अल्फ़ा ऑफ एच दोबारा एच के बराबर आ जाए, यानी हमारे पास जी का एक सब ग्रुप है, इस पर फंक्शन अप्लाई होता है और राइट साइड पे इसका इमेज दोबारा, यानी ये जी पर मैप होगा और इसका इमेज दोबारा एच आ जाए, और ये फॉर जितने भी फंक्शन हम जी से जी तक ऑटोमॉर्फिज्म कंसिडर करते हैं, हर ऑटोमॉर्फिज्म के लिए मेरे पास रिजल्ट यही आता है कि अल्फ़ा ऑफ एच इज इक्वल टू एच। तो फिर हम इस सब ग्रुप को कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप कहते हैं। अब आते हैं इस क्रॉलरी की तरफ। क्रॉलरी में हमने ये साबित करना है कि लेट एच बी ए यूनिक साइलोपीस सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी। एच जो है जी का यूनिक साइलोपीस सब ग्रुप है। हमने ये साबित करना है कि एच जो है वो जी का कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है, यानी अल्फ़ा ऑफ एच हमने एच के बराबर इसको साबित करना है। अल्फ़ा ऑफ एच इज इक्वल टू एच वेयर अल्फ़ा इज an automorphism from group G to G। अच्छा, let H be unique साइलोपीस सब ग्रुप ऑफ G। हम जैसे हाइपोथेसिस गिवन है, हम कंसिडर करते हैं H को G का यूनिक साइलोपीस सब ग्रुप कंसिडर करते हैं। वी आर टू प्रूव दैट H इज कैरेक्टरिस्टिक इन G। हमने ये साबित करना है H जो है वो G का कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है। तो हम एक ऑटोमॉर्फिज्म अल्फ़ा कंसिडर करते हैं G से G तक, then clearly alpha is 1 1। अल्फ़ा ऑटोमॉर्फिज्म है, बेसिकली फिर अल्फ़ा आइसोमॉर्फिज्म होगा, और आइसोमॉर्फिज्म में फंक्शन जो होता है वो बाइजेक्टिव होता है और होमॉर्फिज्म होता है। तो फंक्शन 1 1 होगा, इसलिए हमारे पास अल्फ़ा ऑफ सिंस एच इज साइलोपीस ग्रुप ऑफ जी, सो अल्फ़ा ऑफ एच इज आल्सो ए साइलोपीस ग्रुप ऑफ जी। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि H जैसा कि गिवन है कि साइलोपीस सब ग्रुप है G का, तो अल्फ़ा ऑफ H भी G का साइलोपीस सब ग्रुप होगा। ये भी मैं आपको एज असाइनमेंट ये पॉइंट दे देता हूँ कि आपने सोचना है कि अगर फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म हो तो सब ग्रुप का जो इमेज होगा वो भी हमारे पास सब ग्रुप बनेगा। और ऊपर हमने डिस्कस किया है कि अल्फ़ा जो है 1 1 है, तो जितने एलिमेंट्स हमारे पास एच में होंगे इतने एलिमेंट्स हमारे पास अल्फ़ा ऑफ एच में होंगे, क्योंकि फंक्शन अगर 1 1 हो तो जितने एलिमेंट एच में होंगे तो इतने हमारे पास उसके इमेजेस बनेंगे। तो अल्फ़ा ऑफ एच में भी इतने एलिमेंट्स आएंगे। तो अगर एच में हमारे पास पी पावर अल्फ़ा एलिमेंट्स हैं, तो अल्फ़ा पी पावर अल्फ़ा एलिमेंट है, तो अल्फ़ा ऑफ एच में भी मेरे पास पी पावर अल्फ़ा एलिमेंट्स होंगे। दोनों में एलिमेंट्स की तादाद बराबर होगी, दोनों में एलिमेंट्स की तादाद बराबर है, और दोनों साइलोपीस सब ग्रुप हैं। लेकिन जैसा कि गिवन है कि एच जो है वो यूनिक है, तो फिर हमारे पास यूनिक होने की वजह से जी के जो दो हमारे पास साइलोपीस सब ग्रुप नज़र आ रहे हैं, एक एच और दूसरा अल्फ़ा ऑफ एच, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अल्फ़ा ऑफ एच इज इक्वल टू एच। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एच जो है वो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है, क्योंकि मैंने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को अभी डिफाइन किया है कि हमारे पास अगर अल्फ़ा ऑटोमॉर्फिज्म हो तो अल्फ़ा ऑफ एच अगर एच के बराबर आ जाए तो ऐसे फिर सब ग्रुप को हम कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्रॉलरी है कि साइलोपीस सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी इज द ओनली साइलोपीस सब ग्रुप ऑफ इट्स नॉर्मलाइजर। इस स्टेटमेंट का, इस क्रॉलरी का मतलब ये है कि हमारे पास किसी भी फाइनाइट ग्रुप का साइलोपीस सब ग्रुप अगर जी एक फाइनाइट ग्रुप हो, एच उसका साइलोपीस सब ग्रुप हो, तो एच जो होगा वो अपने नॉर्मलाइजर का यूनिक साइलोपीस सब ग्रुप होगा। ओनली का मतलब एक यूनिक साइलोपीस सब ग्रुप होगा। तो हम क्या करते हैं, लेट एच बी साइलोपीस सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी। एच जो है वो जी का साइलोपीस सब ग्रुप कंसिडर करते हैं, और नॉर्मलाइजर ऑफ एच को हम इन शॉर्ट एन से रिप्लेस डिनोट करते हैं। दिस इज द नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी। ये एच का नॉर्मलाइजर है, एन जो है एच का नॉर्मलाइजर है। सिंस एच दिस इज द सब ग्रुप ऑफ जी एंड एच इज ए साइलोपीस सब ग्रुप ऑफ जी। एच जो है वो जी का सब ग्रुप है, और बेसिकली एच जो है वो जी का साइलोपीस सब ग्रुप है। सो एच इज द साइलोपीस सब ग्रुप ऑफ एन। ये रिजल्ट बस आप याद रख लें कि अगर एच जो है वो जी का साइलोपीस सब ग्रुप हो और एच और जी के दरमियान एक ऐसा ग्रुप आ गया
जो कि यानी एच उसका सब ग्रुप हो और वो जी का सब ग्रुप हो, तो हमारे पास एच जो होगा वो यानी लेट सपोज के जो है वो इनके यानी दरमियान आ रहा है कि एच जो है ये जी का साइलोपी सब ग्रुप है और के जो है वो एच के का भी सब ग्रुप है, तो एच जो होगा वो के का साइलोपी सब ग्रुप ज़रूर बनेगा। सही, आप इसको याद रख लें। सिंस एच इज़ नॉर्मल इन एन, इसको मैंने यानी डिफिनीशन है नॉर्मलाइज़र की, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। नॉर्मलाइज़र की क्या डिफिनीशन है कि हमारे पास एच एक्स बराबर आ जाए एक्स एच के बराबर आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, नॉर्मलाइज़र में जितने भी एलिमेंट हैं वो एच के साथ क्या होते हैं, कम्यूट होते हैं। तो हमारे पास जो सेट होता है वो अपने नॉर्मलाइज़र का हमेशा उसमें नॉर्मल होता है। हमने अभी प्रीवियस एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई साइलो पी सब ग्रुप हो, वो नॉर्मल भी हो, वो यूनिक होता है। तो हम वो रिज़ल्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे कि एच जो है वो एन में नॉर्मल भी है, एच एन का साइलो पी सब ग्रुप भी है, इसलिए बाई यूजिंग प्रीवियस रिजल्ट एच जो है वो एन का सॉरी एच जो होगा वो एन का यूनिक साइलोपी सब ग्रुप हो जाएगा बाई यूजिंग प्रीवियस रिजल्ट। इसके बाद ये एग्जांपल है 3, ये आप खुद देख लेंगे इंशाल्लाह। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम साइलो थर्ड थ्योरम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो इंशाल्लाह जब क्लास होगी तो क्लास में हम इस लेक्चर में जो आपको मसाइल होंगे वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।